नमस्कार, जोहार, स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं साइंस का मॉडल पेपर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों, क्लास 9 का। इसमें हम पूरा 40 का 40 क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा सेट नंबर 1 है, साइंस का जो मॉडल पेपर है उसका। हम सभी सब्जेक्ट के आपको 3-3 सेट करवाएंगे। आप उन तीनों सेट को, सभी सब्जेक्ट का 3-3 सेट जो करवाएंगे उनको कंप्लीट जो है आप देखिए, और आप उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इसी में से सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100% मिलेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा बच्चों। और एक चीज और आपको बताते चले कि इस साल अब एग्जाम देने के बाद आप क्लास 10 में पहुंच जाएंगे। और आपको बता दें कि इस चैनल पर अब की बार पूरी फुल क्लास आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मैथमेटिक्स का और साइंस का सब, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा, और उसके बाद सोशल साइंस भी कवर करेंगे। तो ये आपके लिए जानकारी है। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है साइंस का इसमें बिल्कुल डिटेल में। और आपको एक बात और बताते हैं कि एक लाइक के साथ में इस वीडियो को शुरू करिए बच्चों, क्योंकि बनाने में काफी मेहनत लगती है, आपके लिए लेकर के आते हैं, समय लगता है। तो एक लाइक के साथ शुरुआत कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास नेक्स्ट यानी कि आपकी जो 10 की है वो भी इस पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। देखिए चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग का भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो पहला वाला ही आपका सही हो गया, पहला वाला ही आपका सही आंसर हो गया। चाल और वेग का आपका एसआई मात्रक क्या होता है, समान होता है। इसमें से त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों अलग से भी याद रखना। विस्थापन का होता है सिर्फ और सिर्फ मीटर। बल का क्या होता है, न्यूटन। और जबकि संवेग का P इक्वल टू होता है m/v, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा संवेग का आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। राइट, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आपका संवेग का हो गया। और डी और तो कोई बात ही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए। और जो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, त्वरण का, विस्थापन का, बल और संवेग, ये अलग अलग से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। जैसे ए जगह पर कोई वस्तु है, ये जो है एकदम सीधा चल करके बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो ए से बी तक एक निश्चित दिशा में ए से बी तक जो चली गई दूरी है वो ए बी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको ए से बी तक चली गई दूरी ए बी से लिखते हैं। और ये हमारा वस्तु का विस्थापन कहलाता है। राइट, क्या है, विस्थापन होता है। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का आपका विस्थापन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन विस्थापन करेक्ट होगा। चाल क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी। वेग क्या होता है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। और त्वरण क्या होता है, चाल में या वेग में होने वाला परिवर्तन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। राइट, चाल नहीं कहेंगे, वेग परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि त्वरण आपका सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, अभी ऊपर में बताया गया। तो यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया हुआ है, लेकिन एसआई मात्रक कह रहा है, तो एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एसआई जो सिस्टम होता है बच्चों ध्यान देना, वो आपका MKS जो प्रणाली होती है उसमें चलता है। MKS प्रणाली का मतलब जो द्रव्यमान रहेगा वो आपका किसमें रहेगा, मास, सॉरी डिस्टेंस जो रहेगी, लेंथ जो रहेगी वो आपकी मीटर में रहेगी। और जो मास रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, वो आपका किलोग्राम में रहेगा। और जो समय है वो आपका सेकंड में रहेगा। तो इस सिस्टम में होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी वाला सही हो जाएगा। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। अगला है स्वचालित वाहनों में, यानी जो अपने आप से चलने वाले वाहन हैं, गाड़ियां हैं, उनमें एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी, क्या, तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। जो गाड़ी में ऐसे लगा रहता है, मीटर लगा रहता है ना, जो तय की गई दूरी को आपने बाइक वाइक में देखा होगा, लगा रहता है यहाँ पे मीटर में ऐसे बना रहता है, तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। राइट, ओडोमीटर क्या होता है, तय की गई दूरी को मापता है, जो गाड़ी में यंत्र लगा रहता है। और स्पीडोमीटर क्या करता है आपका, जो गाड़ी में स्पीड मेजर करने वाला यंत्र होता है उसको स्पीडोमीटर। और थर्मामीटर क्या होता है आपका, टेम्परेचर मेजर करता है बॉडी का।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे देखिए 5 नंबर है। यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा, ध्यान देना वेग जो v है उसको क्या कर दिया जा रहा है, 1/2v कर दिया जा रहा है, और जो द्रव्यमान यानी कि m था उसको क्या कर दिया गया, 2 गुना यानी 2m बना दिया गया। तो पिंड का रैखिक संवेग हमको पता है, जब द्रव्यमान m और वेग v हो तो रैखिक संवेग p इक्वल टू m इंटू v होता है। अब जब नया हमारा बन जाएगा यम जो है द्रव्यमान आपका 2m हो गया, वेग 1/2v, तब नया संवेग लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, p डैश, उसको हम लोग m की जगह पे 2m और v की जगह पे 1/2v रखेंगे। 2 से ये 2 कट जाएगा तो आएगा m इंटू v, यानी कि p डैश बराबर p। वैसी दशा में जो आपका मोमेंटम है जो पहले वाला था p उतने के ही बराबर रहेगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो क्या ऑप्शन सही होगा, वही रह जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए 6 नंबर में कह रहा है दो वस्तुओं ए और बी के द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान आपका कितना दिया हुआ है 6 kg, बी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 34 kg। तो आपसे पूछ रहा है कि किसका जड़त्व अधिक होगा। ध्यान देना बच्चों, बी का जड़त्व जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, किससे, ए वाले से। क्यों, क्योंकि बी का मास आपका ज्यादा है, तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ जो कि सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िए 7 नंबर पे देखिए क्या है, न्यूटन के गति के किस नियम से जड़त्व का नियम, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जो पहला नियम है फर्स्ट लॉ, राइट, फर्स्ट लॉ जो है आपका वही, यानी गति का प्रथम नियम जो है न्यूटन का, उसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो यहां पे देखिए न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहता है, तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, 60 किलोग्राम द्रव्यमान यम बराबर कितना दिया हुआ है 60 kg। ध्यान देना, किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो अगर ये आपका जो मास है आपका 60 kg है, तो पृथ्वी पर इसका वेट कितना हो जाएगा m इंटू जी, यानी कि m कितना है 60 और g कितना है 60g न्यूटन, राइट। अब जब ये चंद्रमा पर जाएगा w डैश, तो हो जाएगा m इंटू जी डैश, जी डैश है चंद्रमा पर का भार, तो होता है m इंटू 1/6g बराबर m और mg और इंटू में 1/6 अलग हो जाएगा, बराबर 1/6 इंटू mg। देखिए mg का वैल्यू कितना है 60g, 60 इंटू में g, तो अब यहां से 6 से ये हो जाएगा 10 और ये बराबर 10g न्यूटन, राइट। तो अब g का मान हम लोगों का कितना होता है 9.8 या हम लोग 10 कह सकते हैं। सो बराबर 10 इंटू में g की जगह पे 10 और न्यूटन लिखेंगे। अब ये बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट होगा। कितने बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, गलती कर देंगे डियर, कि वो क्या करेंगे, ये भैया 60 किलो है यहाँ पर, तो तुरंत उसका 1/6 कर देंगे। 60 जो 60 है उसका 1/6 कर देंगे, बच्चों क्या आ गया 10 न्यूटन। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, आंसर सही क्या होगा सी वाला। कैलकुलेशन आपके सामने हमने कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पे। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किस प्रकार बदलेगा। तो इसको देखो बच्चों, ये दो वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी है वो r है। अब क्या कह रहा है, दूरी को आधा कर दिया जाए, इसका द्रव्यमान m1 है, राइट। अब दूरी को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, और दूसरी का द्रव्यमान m2 है। अब r को क्या कर दिया गया r/2। जब ये पहली केस में था तो इसके बीच लगने वाला जो बल था वो क्या था g इंटू m1 m2 बाई में r²। अब जो दूसरी केस में क्या बन जाएगा, f डैश मान लेते हैं इनके बीच लगने वाला बल है, तो g इंटू m1 इंटू m2 और बटे में r की जगह पे r/2 और इसका होल स्क्वायर बराबर g इंटू
m1 m2 बटे में r स्क्वायर बटे में 4। अब ये 4 ऊपर चल जाएगा तो बराबर 4 इंटू जी m1 m2 और बटे में r स्क्वायर, और इतना जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, हम लोग लिख सकते हैं f डैश बराबर 4 इंटू एफ। ये f वाला वैल्यू है। तो क्या हो गया, जो नया वाला फोर्स है वो पहले वाले का क्या हो गया, 4 गुना हो जाएगा। तो क्या हुआ, 4 गुना बढ़ जाएगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों, पहला वाला, राइट। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होता है बच्चों। बढ़ते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। ध्वनि जो है, कह रहा है साउंड किस माध्यम से गमन करती है। तो देखो, ध्वनि ठोस में भी चलती है, तरल यानी कि लिक्विड में भी, और गैस में भी, यानी कि उपरोक्त सभी ध्वनि जो है, आपको बता दें बच्चों कि ध्वनि के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। वो माध्यम आपका या तो ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या तरल लिक्विड, या फिर गैस हो सकता है। और जहां पर कोई माध्यम नहीं रहेगा वहां पर ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण होते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वो आपकी ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, राइट। अब ये अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वहां पे ध्यान देना, ये तरंगे तीनों माध्यमों यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती हैं। जबकि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ कहां पे, सॉलिड के भीतर में, और या फिर जो लिक्विड है उसकी ऊपर सतह पे, जैसे पानी की जो सतहें हैं, जैसे तालाब में पानी भरा है तो ऊपरी सतह पर आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं, ये प्रकाश के वेग से चलती हैं। ये जो है आपकी माध्यम चाहे हो चाहे ना हो, ये हर जगह चल सकती हैं, राइट। यानी जहां निर्वात है, जहां कुछ भी नहीं है वहां भी चल सकती हैं। लेकिन अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ ये दोनों यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं, और यांत्रिक तरंगे आपकी किसी न किसी माध्यम में ही चलती हैं। जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, उनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। 13 नंबर देखो बच्चों, मानव श्रवण यानी मानव के सुनने की जो श्रव्य परास है, सुनने की जो रेंज है, उसकी ऊपरी आवृत्ति क्या होती है। तो सुनने की जो परास है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, राइट। तो इसकी ये आपकी क्या हो जाती है, लोअर रेंज हो जाती है, और ये इसकी क्या हो जाती है डियर, ये आपकी अपर रेंज होती है, राइट। तो अपर रेंज 20 किलो हर्ट्ज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, राइट। ये भी होता है। तो अगर 1000 नहीं लिखा है, 20 किलो लिखा है, तो वो भी आपका सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिल जाना, जैसे दो अलग अलग पदार्थ के कण हैं, वो जब आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग विसरण बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, विसरण बोला जाता है, डिफ्यूजन, राइट। अब परासरण क्या होता है कि जब किसी पर जो झिल्ली होती है, एक साइड में एक पदार्थ का कण है, और ये बीच में उन दोनों के एक झिल्ली है, और दूसरी साइड में दूसरा है। अब इस झिल्ली को पार करके अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपका परासरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में बिना जो है लिक्विड में बदले हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। संघनन क्या होता है, अगर कोई गैस, राइट, अगर कोई गैस को हम ठंडा करते हैं तो कंडेंस करना बोलते हैं, ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाती है, पानी यानी लिक्विड के रूप में बदल जाती है। ये प्रोसेस आपका संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे आपका जब पानी उबाल रहे होते हैं तो जो ढक्कन रहता है उस पे गर्म पानी गर्म होता है तो वाष्प बन जाता है, वाष्प बन करके ऊपर ढक्कन में लग जाता है। जैसे ही ढक्कन उठाते हो तो वो इंस्टेंटली तुरंत क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से ही वो तुरंत उसके ऊपर देखो वो पानी का रूप ले लेता है। तो ये आपका कंडेंसेशन होता है, संघनन, राइट। और एक होता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, जो पानी का भाप में बदलना। अब बर्फ का गलनांक पूछ रहा है, तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका 273 केल्विन, राइट।
273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन आपका सी ए सही हो जाएगा। ये गलत है, दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। तीसरा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ सेल्सियस नहीं दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन, राइट। इसमें डिग्री नहीं लगता। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब होता है दबाना, ध्यान रखना बच्चों, संपीड़न का मतलब होता है दबाना, यानी किसको सबसे ज्यादा अधिक दबाया जा सकता है। तो ये जो दबाया जाता है वो गैसों को हम सबसे ज्यादा दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पर होते हैं। तो इसमें देखिए, नमक है सॉलिड है, तेल है लिक्विड है, जल भी लिक्विड है, गैस जो है वो है हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। हाइड्रोजन गैस को हम सबसे ज्यादा इन चारों में से संपीड़ित यानी दबा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। तो पानी जो होता है, जल, यही हमारा एक यौगिक है, H2O, राइट। ये एक यौगिक है। पीतल, लोहा क्या है? एक तत्व है। पीतल क्या है आपका? ये आपका मिश्र धातु है। किसका? कॉपर और जिंक का, Cu और Zn का मिक्सचर होता है जिसको हम लोग पीतल बोलते हैं। और तांबा ये भी एक तत्व है। अब देखिए 18 में यही पूछ ले, पीतल किस धातु का मिश्रण होता है? ये मिश्र धातु है, राइट। तो Zn यानी जिंक और Cu यानी कॉपर, इन दोनों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, 19 नंबर देखो बच्चों, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का बर्फ में बदलना। ध्यान देना, रासायनिक परिवर्तन जो होता है बच्चों, अगर रासायनिक परिवर्तन में एक पहचान ये है कि अगर कोई ए चीज है वो अगर बी में बदल गई तो बी वाली फिर दोबारा उसको कैसा भी प्रयास कर लीजिए वो ए में नहीं आ सकती। यानी कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, यानी वन वे प्रोसेस होता है। एक बार बदल गया तो बदल गया। जैसे दूध जो है, दूध से आपका दही का बनना, दूध से दही, लेकिन दही से दूध नहीं बन पाएगा, राइट। तो दूध से दही का बनना आपका कैसा प्रोसेस हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो जल से बर्फ, तो बर्फ से जल भी बन जाता है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, इसलिए पहला नहीं होगा। भोजन का पाचन, भोजन एक बार पच गया फिर दोबारा भोजन नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती पिघलने के बाद उसको फिर से हम लोग मोमबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सी आपका, ये आपका भौतिक परिवर्तन का। लोह चूर्ण को बालू में मिलाना, ये भी भौतिक परिवर्तन। तो ये सभी चीजें हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है Na2O, राइट। सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। इसमें सही फॉर्मूला बी वाला लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड का Na2O। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, काफी मस्त है। ये देखिए, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं? मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान देना, जो मोलों की संख्या होती है, एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख लेना, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको याद कर लेना, ये बहुत काम का है। इसको जो फॉर्मूला होता है, इसको जो है द्रव्यमान, यहां लिखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान, राइट। यानी इसका मोलर द्रव्यमान, उससे भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हमको क्या कर रहा है? जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O होता है, राइट। H2O का हमको क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान क्या निकालेंगे? तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है, यानी परमाणुविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होता है? इसका होगा आपका 1, जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट आपका हो जाता है, ये आपका ऑक्सीजन 8 होता है, तो इसका 16 हो जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 गुना 1 और प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू में 16 बराबर 2 प्लस 16 बराबर कितना आ गया? 18 ग्राम, राइट। ये 18 ग्राम आपका क्या हो गया? मोलर द्रव्यमान। इसलिए मोलों की संख्या क्या बन जाएगी बच्चों? मोलों की संख्या बराबर टोटल जो आपका द्रव्यमान है वो कितना है? 36 ग्राम है, और बटे में
18 ग्राम बराबर कितना आ गया 2। तो इसमें जल में 36 ग्राम जल में कितने मोलों की संख्या, कितने मोल होंगे, तो 2 मोल होते हैं, राइट। 2 मोल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 देखिए, वैसे ही निकालने के लिए कह रहा है C2H2 इसका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान अभी मैंने बताया आपको C2H2 का। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का भी बताया मैंने एटॉमिक मास कितना होता है, वो आपका 1 हो जाएगा। तो अब इसमें लिख देना है, 2 कार्बन है तो 2 गुना 12 लिख देंगे, प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना 1 लिख देंगे, बराबर 12 दूना 24 और प्लस का 2 मिला करके 26 ग्राम हो जाएगा। तो 26 इसका क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान 26। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऐसे किया जाता है, इनको याद रखना। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर बच्चों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद करता हूं कि 23 नंबर का हमारे सभी बच्चे सही आंसर, और एकदम कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आंसर से बच्चों। 24 देखो, एक तत्व है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या कितनी होगी, राइट। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको याद रखना, राइट। अब चूंकि परमाणु संख्या पूछ रहा है तो परमाणु संख्या बराबर किसके हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक फॉर्मूला और रहता है बच्चों, उसको भी याद रखना द्रव्यमान संख्या निकालने का। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या मास नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। ये होता है परमाणु संख्या, जो यहां से निकाल के लाओगे आप, परमाणु संख्या और प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। इन दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चन आता है। जैसे अभी ये आया हुआ 24 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में कौन और परमाणु के समान नहीं होंगे। तो ध्यान देना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो होता है, अभी यहां पे आप देखो परमाणु संख्या किसके बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब समस्थानिक होता क्या है कि उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं, राइट, जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं, वो आपके समान होंगे, जबकि मास नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है, राइट। तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1H1 1H2 और 1H3 होता है, राइट। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे 1 इसका परमाणु क्रमांक है, राइट, या परमाणु संख्या कह सकते हैं। तो परमाणु संख्या किसके बराबर, प्रोटॉनों के और इलेक्ट्रॉनों के। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब होता ही होता है, इसके बराबर, इसके समान होता है। किसके समान नहीं होता है, न्यूट्रॉन के समान नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, राइट। तो ये आपका ये आंसर बन जाएगा सी वाला, न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय, एक कैसा कोई जीव जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल हो। तो इसका आंसर है अमीबा। अमीबा एकल कोशिकीय जीव होता है, याद रखिएगा बच्चों। गेहूं, चिड़िया, प्याज, ये सब एक कोशिकीय जीव नहीं, ये बहुकोशिकीय जीव हैं। सॉरी, जीव नहीं, जैसे ये बहुकोशिकीय प्लांट है, ये जीव है, प्याज भी प्लांट है। आगे बढ़ते हैं 27। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है डियर। तो गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी बोलते हैं, इसमें आपका लाइसोसोम का निर्माण होता है, याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं 28। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। अभी ऊपर में आपको याद होगा परासरण हम आपको बताए थे। परासरण जो होता है वो एक झिल्ली होती है, उसके एक तरफ से दूसरी साइड में जब पदार्थों का आना जाना या अणुओं परमाणुओं का आना जाना होता है तो उसको हम लोग परासरण बोलते हैं, राइट। और बिना झिल्ली के एक दूसरे के टच में आते हैं तो वो विसरण होता है। अवशोषण
किसी एक चीज को दूसरा मटेरियल या दूसरी चीज जो है एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर समाहित कर ले, अपने में मिला ले। और संवहन का मतलब एक चीज को दूसरी जगह लेकर के जाना। जैसे पौधे जो है नीचे जड़ से खनिज पदार्थ और पानी जो है लेकर के पत्तियों तक ले जाते हैं, तो उसको संवहन कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन। 29 क्वेश्चन देखिए, पौधों के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? उस ऊतक का नाम बताइए जो आपका पौधों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, विभाज्योतक। विभाज्योतक, राइट। विभाज्योतक जो ऊतक होता है वो आपका पौधे के जो पत्तियां होती हैं पौधे के शीर्ष पर, ये पाया जाता है विभाज्योतक। जाइलम और फ्लोएम आपकी ये ट्रांसपोर्टेशन वाली जो नसें होती हैं वो होती हैं। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? रक्त का जो तरल आधात्री भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, राइट। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाज्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जैसे सफेद है तो ये आपका किससे होता है? दूध से। तो आंसर सही हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। मत्स्य पालन को बोलते हैं नीली क्रांति। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित है। जबकि फसल उत्पादन ये हरित क्रांति, कौन सी? हरित। मधुमक्खी पालन इसको हम लोग मीठी क्रांति बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से हमको याद रखना है इन सबको भी। 32 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? धान, गेहूं, मक्का, यही याद रखो, धान, गेहूं और मक्का, राइट। ये आपका गेहूं हो गया रबी, गेहूं के साथ जितनी भी फसलें बोई जाएंगी सब रबी। धान के साथ जो भी फसलें उगाई जाती हैं उस टाइम पे बोई जाती हैं वो सब खरीफ, रबी खरीफ, हाँ रबी खरीफ। और जो मक्के के साथ में वो आपकी जायद की फसलें होती हैं, उनको जायद कहते हैं, राइट। मेन आपकी ये दो होती हैं, धान और गेहूं, यानी रबी और खरीफ। एक तीसरा भी आता है जायद। तो इसमें गेहूं के साथ कौन चीज बोया जाता है? चना, मटर, राइट, ये सभी बोए जाते हैं। सरसों, ये सभी रबी की फसलें हैं। तो इसमें डी ऑप्शन में चना दिया है जो कि सही होगा। धान आपका कैसा है? आप जान ही गए होंगे, खरीफ की है। मक्का आपका जायद की है। अरहर भी मक्के के टाइम पे सॉरी ये बारिश में बोया जाता है अरहर भी, तो आपका धान के साथ यानी कि खरीफ की फसल में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे 33 देखो बच्चों, 33 नंबर का क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो उनकी जो कोशिका संरचना होती है ना बच्चों, उसी के आधार पर हम सबसे पहले जीवों को वर्गीकृत करते हैं। तो यही आपकी मूलभूत लक्षण हो, यही इसका मूलभूत लक्षण होता है, सबसे ज्यादा मूलभूत। अगला है 34 नंबर, पादप वर्ग का उभयचर। उभयचर, पहली बात पादप वर्ग मतलब पौधे, राइट, जो पौधे की कैटेगरी में आता हो। और कैसा हो? उभयचर मतलब जल और थल। उभयचर किसको कहते हैं? जल और थल, जो दोनों पे पाया जाए। तो ऐसा कौन है, राइट? तो इसका आंसर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में कौन सा पौधा आता है? एक बहुत ही पॉपुलर सा पौधा होता है काई। काई जमीन पर, सूखी जमीन पर भी लगता है, हल्की नमी होती है, और पानी के अंदर वाली जमीन पर भी लगती है। इसलिए काई आपका क्या हो जाता है? उभयचर हो जाता है। याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। 35 नंबर, वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? वेल बच्चों जो होता है वो बच्चों को जन्म देते हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको स्तनपायी कहते हैं, यानी जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये आपका वेल किस में आता है? स्तनपायी में आता है। सरीसृप में रेंगने वाले जीव आते हैं, जैसे आपका सांप हो गया, राइट। पक्षी में उड़ने वाले जीव आते हैं, तो पक्षी जान ही रहे। मछली में, मत्स्य में आपके मछली आते हैं। 36 नंबर, वैश्विक ऊष्मण, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, यानी वैश्विक ऊष्मण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, उसके बाद जो है आपका CH4 यानी मीथेन, और उसके बाद एक और गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, राइट। नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन आप याद रखिएगा, ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैसें होती हैं। 37 नंबर, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल के प्रदूषित होने से जल का तापमान में परिवर्तन होगा 100%।
हैजा जो है प्रदूषित जल के कारण ही होता है, जल में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी। जबकि फेफड़ों संबंधी रोग वो आपका वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जल प्रदूषण का कोई जरूरत नहीं है, जल प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ेगा फेफड़े संबंधी रोग पे। इसमें क्या होता है कि इसमें वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग, असंक्रामक का मतलब जो एक लोगों को जैसे जो रोग हो जाए उससे फिर दूसरे में ट्रांसमिट ना हो, राइट। खांसी जुकाम एक को हो जाता है दूसरे को हो जाता है, हैजा भी ऐसे ही आपका गंदा पानी पीने से होता है, काला जार भी उसी तरीके का मच्छर के काटने से होता है। तो आपका रतौंधी जो होता है ये आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जो कि असंक्रामक रोग होता है, राइट। बढ़ते हैं 39 में, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक, दीर्घकालिक का मतलब है जो लंबे समय तक रहने वाला लोग लिखा हुआ है, यहाँ पे रोग होना चाहिए, राइट। दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है, राइट। तो इसमें जो मधुमेह है इसको डायबिटीज बोलते हैं बच्चों, ये लंबे समय तक रहने वाला आपका रोग का उदाहरण है। खांसी जुकाम जल्दी से ठीक हो जाएगा, हैजा भी ठीक हो जाता है, टीबी भी दवा करने से ठीक हो जाता है। लॉन्ग पीरियड वाला जो आपका रोग है वो आपका मधुमेह होता है। 40 नंबर, जीवाणु निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं इन चारों में से, तो उसमें आते हैं मोनेरा में आते हैं आपके कौन, जीवाणु। तो याद रखिएगा बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा, काफी पसंद लगा होगा बच्चों। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो अगर लाइक नहीं किए हो तो अंत तक देखे भी हो और इसको जरूर लाइक कीजिएगा। और मिलेंगे आपके लिए अगला मॉडल पेपर लेकर के, तब तक के लिए इसको देखिए, वॉच कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।